So today I will introduce about memory. As you know, आप सब लोग मेमोरी के बारे में पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन ये प्री पीएचडी कोर्स की क्लासेस है, तो उसमें ये ज़रूरी है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट के जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, चाहे वो लर्निंग हो, मेमोरी हो, परसेप्शन हो, क्योंकि रिसर्च में अब आप लोगों को जाना है, तो उसके एप्लीकेशन पार्ट को समझना पड़ेगा। ये आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि प्री पीएचडी की क्लास में इस तरह की चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें क्यों रखी गई है, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने ब्रजभूषण सर की भी क्लास अटेंड की होगी और जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, या कैसे वो एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई भी कॉन्सेप्ट को कैसे उठाएंगे, उसके एप्लीकेशन पार्ट को कैसे पिक करेंगे, इन चीज़ों को लेकर के जब हम जितना ज़्यादा उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, तभी हम आगे चल के रिसर्च में उसका कैसे यूज करें। जैसे जो कॉग्निटिव साइंसेस की रिसर्च होती है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जो लोग रिसर्च करते हैं, वो मेमोरी, परसेप्शन, थिंकिंग, इन सभी चीजों पे, जैसे मेमोरी पैटर्न है या थिंकिंग पैटर्न है, इस पर काफी वर्क चल भी रहा है, आईआईटी में भी चल रहा है, और भी जो लोग कॉग्निशन में करते हैं वो इन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो आज जो हम मेमोरी के कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, आप हमेशा उसको रिलेट करेगा कि कॉमन पीपल, सोसाइटी में कैसे वो चीजें हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें पढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट कर। सो मेमोरी बहुत ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेमोरी आपको सभी को पता है। मेमोरी इज एन एक्टिव प्रोसेस दैट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस, puts that information into a usable app from, organizes it as it stores it away and then retrieves the information from storage. तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो कि जो मेमोरी है वो हम जो भी हमारे सेंसेस हैं, सेंसेस भी आपको पता है, अपने सेंसेस से जो हम रिसीव करते हैं, ऑडिटरी सेंसेस हुए या विजुअल सेंसेस हुए या व्हाटएवर, तो सेंसेस के द्वारा जो कुछ आप रिसीव कर रहे हैं उसको किस प्रकार से स्टोर करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम में हमारा जो पैटर्न होता है, जो एनकोडिंग होती है, वो हम सबकी अलग अलग होती है। हर इंडिविजुअल को किसी इंफॉर्मेशन को एनवायरमेंट से लेना, और एनवायरमेंट से जिस प्रतीक, जो सिंबल्स होते हैं, हर व्यक्ति के सिंबल्स अलग अलग होते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने अकॉर्डिंग जो वातावरण में उपलब्ध स्टिमुलस है उसको अपने अकॉर्डिंग, जो हम ऑडिटरी के द्वारा या विजुअल सेंसेस के द्वारा या किसी भी सेंसरी रिसेप्टर्स के द्वारा जो रिसीव करते हैं, डेफिनेटली हम उन्हें एनकोड करते हैं, यानी उनको किसी न किसी प्रतीक में जाके स्थापित करते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसको रिट्राइव भी करते हैं। मेमोरी इज टुडे defined in psychology as the faculty of encoding, storing and retrieving information. आपका मैं सिलेबस देख रही थी तो उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है ESR मॉडल। ESR इज वेरी कॉमन, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मेमोरी आर कॉग्निटिव सिस्टम फॉर स्टोरिंग, रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन, एनकोडिंग बताने की जरूरत नहीं, अभी हम एक्सप्लेन भी आपको कर रहे थे। द प्रोसेस थ्रू व्हिच इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड, ध्यान दीजिएगा, कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी एंटर्ड इनटू मेमोरी। जिस भी हम लोग सिंबल्स में या जो हमारे जो फैमिलियर, जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से चीजों को याद कर सकते हैं, हम उन चीजों को कोरिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं, उसी तरीके से हम एनकोड करते हैं, और वो बहुत ही इंडिविजुअल होता है। स्टोरेज, द प्रोसेस थ्रू व्हिच इंफॉर्मेशन इज रिटेन्ड इन मेमोरी, किस प्रोसेस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो रिटेन कैसे हो रही है, उसका प्रोसेस क्या है, वो है स्टोरेज। एंड रिट्रीवल, द प्रोसेस थ्रू व्हिच इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी इज लोकेटेड। रिट्रीवल, आपने कहाँ उसको लोकेट किया है और कब आवश्यकता पड़ने पर कैसे हम उसको रिकॉल करते हैं, रिट्रीव करते हैं, और किस जगह पर, किस नाम से, किस फाइल में आपने सेव किया है। फाइल्स केवल कंप्यूटर में नहीं होती हैं, हमारे ब्रेन में भी बहुत सारी फाइल्स होती हैं। हम एक नाम बोलते हैं, आप किसी का एक नाम बोलिए और आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कोड और डिकोड होने लगती है। जैसे आपने आपकी किसी
बहुत पुरानी फ्रेंड का नाम आपके सामने लिया गया, आपको तुरंत उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें सब कुछ याद आने लगेगी कि अरे उसने ये कहा था या उस ईयर में उसका ये हुआ, सब चीजें फाइल ओपन होती चलती है। अब हम देख सकते हैं कि 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी, 3 स्टेजेस की अगर हम बात करें तो मेमोरी स्टोर्स दैट इन डिफरेंट फंक्शन, कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन। मेंटेनेंस रिहर्सल, ये आप बीच में देखेंगे कैसे हम मेंटेन और रिहर्सल करते हैं, लेकिन जो पहला स्टेप है वो है आपका सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी और उसके बाद बीच में अटेंशन। कोई भी चीज जब हम प्रोसेस में लगाते हैं तो आप डेफिनेटली, जैसे इस समय आप लोग क्लास में बैठे हो, लेकिन जो भी पीपीटी आपके सामने है, आपका अटेंशन इस बात पे है, उसको प्रोसेस करना चाहता है, उसको आप कहीं ना कहीं एनकोड करके कहीं ना कहीं स्टोर भी आप करना चाहते हैं। सो अटेंशन, वर्किंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी, आपको पता ही है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको वर्किंग मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। एनकोडिंग, और उसके बाद जब बहुत सारे प्रयास आपके चलते रहते हैं, रिट्राइवल, बहुत बार आप उसको दोहराते हैं, तो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे वही चीज जो वर्किंग मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं सेंसरी मेमोरी फंक्शन प्रोसेस फॉर बेसिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, कैपेसिटी, कैन होल्ड मेनी आइटम्स एट वंस। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत लार्ज फाइल अगर है या बहुत मोबाइल के नंबर जैसे बहुत लंबे होते हैं, तो हमें एट अ स्ट्रेच एक बार में याद नहीं होते हैं। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, फिर 0.3 सेकेंड फॉर विजुअल इंफॉर्मेशन, 0.3 सेकेंड्स की बात कर रहे हैं कि कैसे कितने ड्यूरेशन के लिए आपके पास चीजें आनी चाहिए, एसटीएम के लिए या फिर एलटीएम के लिए। डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, आइकॉनिक और इकोइक। आप चूंकि सभी लोग नेट, आप लोगों ने सबने नेट और जेआरएफ, कुछ लोग जेआरएफ भी किया है, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि आइकॉनिक मेमोरी क्या है, लेकिन फिर भी जैसे ही हम आइकॉनिक मेमोरी की बात करते हैं आपके मन में तुरंत आ जाता है विजुअल इंफॉर्मेशन। और विजुअल की बात करें तो जो चीजें दिखाई पड़ती, जिनको हम देख सकते हैं। इकोइक मेमोरी, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। अटेंशन इज नीडेड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू वर्किंग मेमोरी। कोई भी चीज अगर आप लंबे समय के लिए याद रखना चाहते हैं तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि उन चीजों पर आप फोकस करते हैं, अटेंशन करते हैं। जब तक आपका अटेंशन कम होता है या आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आप वातावरण में चल रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, बहुत सारे होर्डिंग्स लगे रहते हैं, बहुत सारे शॉप्स के नाम आपको देखते हैं, रेस्टोरेंट भी होंगे, बहुत कुछ मार्केट में रहता है, लेकिन हमारा फोकस क्या होता है कि हम जहां पर जो सामान बाय करने जा रहे हैं हम ज्यादातर उन्हीं फोकस चीजों पर अटेंशन रखते हैं, जिससे कि हमें समय कम लगता है, जल्दी से हम अपना काम करके वापस आ जाते हैं। तो दैट मीन्स की जो फोकस है वो भी आपके रिट्राइवल में, मेमोरी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, sensory memory, visual sensory memory, brief memory of an image is icon, also called iconic memory. Auditory sensory memory, brief memory of a sound or echo, also called echoic memory. Actually these are very basic funda. Auditory sensory memory may last a bit longer than visual sensory memory. आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, पहले पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म मेमोरी की अगर बात करें तो सेंसरी मेमोरी, अटेंशन, वर्किंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये हम पहले भी अभी बात कर चुके हैं, इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। फंक्शन, कॉन्शियस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम अटेंशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली कॉन्शियस प्रोसेसिंग होनी चाहिए। हम कॉन्शियस हैं, जैसे आप लोग इस समय क्लास में बैठे हो, यू पीपल आर कॉन्शियस कि क्लास में क्या चल रहा है, मैम किस चीज पर बात कर रही है। तो ये जो कॉन्शियसनेस का लेवल है, ये आपको कोई भी चीज सीखने में, याद करने में, कोडिंग करने में, एनकोडिंग करने में और एक लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। कैपेसिटी, आप सबको पता है 7 + -2, ये किसका कॉन्सेप्ट है, कोई बताएगा? जॉर्ज मिलर का है। ड्यूरेशन, ब्रीफ स्टोरेज अबाउट 30 सेकेंड। फिर इसको आप देख सकते हैं, नथिंग न्यू, कोई चीज इसमें नया नहीं है। मेंटेनेंस एंड रिहर्सल, mental or verbal repetition of information, always information to remain in working memory larger than the usual 30 seconds. ये पता ही है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपने याद कर रखी होगी, इसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है। और हम लोग जब मेंटेनेंस करते हैं किसी चीज को, जब बार बार
लंबे समय तक आपको याद रखना है तो फिर आपको क्या करना होगा, उसे रिहर्स करना होगा। बिना रिहर्स के वो लंबे समय तक के लिए हमें याद नहीं हो सकती। नेक्स्ट, चंकिंग बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि जब आप कोई चीज याद रखना चाहते हो तो अगर वो कोई एक लॉन्ग उसमें बोली जाती है तो आपको याद नहीं रहता। जब आप मोबाइल नंबर किसी को याद करना होता है तो 942346 133, तो यानी कि एक तो हमने पूरा ही बोला और एक हमने उसको टुकड़ों में बांट दिया, चंक्स में बांट दिया, तो वो उसको याद करना हमारे लिए इजियर होता है। नेक्स्ट, जैसे कि एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, विच इज इजियर टू रिमेम्बर। आप देख सकते हैं 483792 और 516, अगर चंक्स में लिखा है तो उसको याद करना आसान है। अब बात हो रही है कि हम क्यों उसी कंसेप्ट को पढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी आप सब क्लासेस में पढ़ा रहे हो। आप में से बहुत से लोग टीचर हैं, आप लोग पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि आपको आता है। प्रश्न ये है कि जब आप एक अप्लाइड एस्पेक्ट में मनोविज्ञान को ले जाओगे, दुनिया में ले जाओगे, समाज से कनेक्ट करोगे, रिसर्चेस करोगे, तो आपको ये बताना ही पड़ेगा कि अगर हम इस इंफॉर्मेशन को चंक्स में देके रखते हैं, जैसे आपने 139 नंबर दिया रेलवेज का, रेलवेज में होता है ना कि ये नंबर दीजिए तो अधिक समय तक के लिए याद रहेगा, तो हमें हेल्पलाइन नंबर्स जो दिए जाते हैं, जैसे 100 नंबर 100, 119, 119, ये जो नंबर आपने कभी ध्यान दिया है कि ये जो टोल फ्री नंबर्स या जो ये जो हेल्पलाइन नंबर पुलिस देती है या हेल्प, ये जो एम्बुलेंस के होते हैं, एम्बुलेंस का क्या नंबर है, 112, एम्बुलेंस का नंबर होता है कि आप तुरंत कॉल करें, एम्बुलेंस आपको मिलेगी किसी भी इमरजेंसी में। तो आपने देखा है कि ये चंक्स में होते हैं कि कोई बहुत लंबा डिजिट होती है जिसको कि आप बहुत लंबे समय तक याद रखते हो। तो यानी कि जब एज अ पॉलिसी मेकर या आपको कभी मौका लगता है, आप कहीं पर जाते हो, तो आपके दिमाग में एज अ साइकोलॉजिस्ट हमेशा रहेगा कि अगर हम कोई चीज डिजिट में देना चाहते हैं, अल्फाबेट में देना चाहते हैं या डिजिट में देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जब हम चंक्स में देते हैं तो वो एक लंबे समय तक याद रहता है। और कॉमन पीपल को सबको पता है कि 100 नंबर या 119, 119, इस पर हम अगर कॉल करेंगे या 139 इस पर अगर हम कॉल करेंगे तो हमको इससे रिलेटेड सारी जानकारियां मिल जाएगी। तो डेफिनेटली ऐसी रिसर्चेस हुई हैं, तभी तो ये बात हमारे नॉलेज में है। तो जो रिसर्चेस हुई हैं हमें उसी में देखना है कि हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट, once information passes from sensory to working memory, it can be embodied into long-term memory. This is also the fact and this is also the concept और जिस पर की researches बहुत सारी हो चुकी हैं। Maintenance, rehearsal already. Next, function organizers more passive from the storage than working memory, unlimited capacity, duration to by some to be permanent। और फिर आता है कि कैसे वो हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे हम करें। एनकोडेड लॉन्ग टर्म मेमोरी की अगर हम बात करें तो एनकोडिंग, रिट्रीवल और स्टोरेज भी होना चाहिए। ओके, तो एनकोडिंग की बात अगर करें, प्रोसेस द कंट्रोल मूवमेंट फ्रॉम वर्किंग टू लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर। रिट्रीवल, प्रोसेस दैट कंट्रोल्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू वर्किंग मेमोरी स्टोर। तो नेक्स्ट, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। समटाइम्स बहुत सारी चीजें हम दुनिया में जब चलते हैं तो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती रहती है। जरूरी नहीं है कि हर चीज पर हम बहुत कॉन्शियसली ध्यान दें, कभी कभी बहुत सी चीजें अनकॉन्शियसली भी आपके माइंड में आ जाती है और आपको याद रह जाता है। बहुत सारे टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम्स, बहुत सारे, कई बार ऐसा नहीं है कि आप सबको बहुत ध्यान से देखते हो, लेकिन आपको इंडिया की जो जर्सी वो पहनते, जो ड्रेस पहनते, जो उनका ड्रेस कोड है, या पाकिस्तान का क्या है, तो अगर हम पूछे पाकिस्तान का ड्रेस का कलर क्या है क्रिकेट में, क्या है बताइए, ग्रीन है। तो ये कोई कॉन्शियसली बैठ के आपने याद किया था कि आज मुझे उनकी ड्रेस का कलर को याद करना है? ऐसा कुछ कॉन्शियस नहीं किया था, पर याद है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जब आप किसी बिल्डिंग में एंटर करते हो, बहुत किसी उसमें जाते हो, तो आपको साफ साफ कुछ चीजें बिना कॉन्शियस एफर्ट किए याद हो जाती हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डिड यू ईट फॉर लंच टुडे। डेफिनेटली आप लोग लंच करके आ रहे होंगे तो कुछ याद ही होगा कि क्या खाया। was the last time you studied during the day or night, you know the memories of these
very words you are reading, are you actively trying to process the definition of the words. Next. अब आप देखिए ऑटोमेटिक वर्सेस एफर्टफुल एनकोडिंग, किसी किसी में तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, ज्यादातर हमारी जितनी इंटरेस्ट की चीजें होती हैं उनका परसेप्शन बहुत जल्दी होता है और उनका मेमोराइजेशन बहुत जल्दी होता है अगर आपके बहुत इंटरेस्ट की वो चीजें हैं। लेकिन जो चीजें आपके इंटरेस्ट की बिल्कुल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको कंट्रोल वी कंट्रोल सी ये सब सीखने में उसको एफर्ट लगाना पड़ता है कि भाई इसको ऐसे करते तो पेस्ट होता है, ऐसे करते तो कॉपी होता है, यहाँ जाते हैं तो ये होता है। यानी कि ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज है अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है और टेक्नोलॉजी सभी नहीं है तो उनको इन्हीं चीजों को कोड करने में, याद करने में समय लग सकता है, कॉन्शियसली वो याद करेगा। सो मेमोराइजिंग योर नोट्स फॉर योर upcoming introduction to psychology exams, repeating a phone number in your head, उसको बार बार याद करना until you can write it down। तो कभी कभी हमें चीजों को consciously फोन नंबर को करने के लिए लिखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। Types of long term memory, explicit memory, implicit memory, very interesting। explicit memory, memory with awareness, ऐसी memory जो अवेयर, चेतन स्तर पर अवेयर है, अपनी चेतना के स्तर पर आप वो चीजें मेमोराइज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी कॉन्शियसली रिकलेक्टेड, आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव मेमोरी। ज्यादातर डिक्लेरेटिव मेमोरी पर अगर आपको याद हो, अपने पेपर पुराने आप देखिएगा तो ये पूछा गया कि डिक्लेरेटिव मेमोरी है क्या। डिक्लेरेटिव मेमोरी पर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस इसके पहले आ चुके हैं। तो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्शियस अवेयरनेस है उसको हम अपनी मेमोरी में कैसे लाते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी, मेमोरी विदाउट अवेयरनेस। अब इम्प्लिसिट की एक्सप्लिसिट में तो हो गया कि भाई हमने बहुत ही कॉन्शियसली एफर्टफुल याद किया। इम्प्लिसिट मेमोरी, मेमोरी विदाउट अवेयरनेस, memory that affects behavior but cannot consciously be recalled, also called non-declarative memory, जिसमें बहुत एफर्ट हमारा नहीं लगा। Declarative explicit memory, declarative or conscious memory, memory consciously recalled or declared, can use explicit memory to directly respond to a question। Two subtypes of the explicit memory, इसके भी subtypes हैं, एपिसोडिक इंफॉर्मेशन एंड सीमेंटिक। क्या आप सब लोगों ने ये पता भी है और आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स और एपिसोड, ये तो एपिसोडिक हो गया। एपिसोडिक में विशेष चीज जुड़ी हुई होती है, क्या होता है बताएंगे? एपिसोड, पर्सनल एक्सपीरियंस, यस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस, लोकेशन, क्या ड्रेस पहनी थी, क्या लोकेशन थी, क्या उसके साथ जब आप बताते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो आपके इमोशन खुद ब खुद उससे एसोसिएट होने लगते हैं, तब आप वो पूरी कहानी बताते हैं और वो बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक होती है। मतलब मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी, सबकी अलग अलग होगी, वो बहुत पर्सनल होती है। अब बात आती है सीमेंटिक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट फैक्ट्स, जनरल नॉलेज, स्कूल वर्क। जैसे अगर हम आपसे कहें कि इंडिया की राजधानी क्या है, तो यस, तो ये कोई एपिसोडिक नहीं है, इमोशन नहीं है, ये फैक्ट है। ताजमहल किस सिटी में है, सभी को पता है, तो ये फैक्ट है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, सीमेंटिक और एपिसोडिक? सीमेंटिक इंफॉर्मेशन, वेरी नाइस। नेक्स्ट, एपिसोडिक मेमोरी, मेमोरी टाइड टू योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, की अभी हमने आपसे चर्चा की है। फॉर एग्जांपल, व्हाट मंथ is your birthday, do you like to eat caramel, because you can active. Next, semantic memory not tied to personal events, personal events से नहीं होती है। अगर ये है कि इंडिया की राजधानी दिल्ली है तो इसमें कुछ पर्सनल इवेंट और पर्सनल इमोशन नहीं है। जनरल फैक्ट्स ऑन डेफिनेशन अबाउट हाउ मेनी टायर्स इन अ कार, मतलब एग्जांपल दिया है कि कार में कितने टायर होते हैं, तो वो कोई पर्सनल नहीं है। व्हाट कलर इज अ बनाना, ये सब चीजें इट्स नॉट पर्सनल, ये सारे एग्जांपल आपके सीमेंटिक मेमोरी के हैं। सो नेक्स्ट, implicit memory, non-declarative memory influences your thought or behavior but does not enter consciousness. Next, procedural memory,
प्रोसीजरल मेमोरी में है मेमोरी दैट enables you to perform specific learned skill or habitual responses. For example, riding a bicycle, using the shift stick while driving, tying your shoelaces. अब ये जो प्रोसीजरल है, आप जूतों के जो लेसेस बांधते हो, ये प्रोसीजरल है, इसका कुछ ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो एक्शंस हैं, ये प्रोसीजरल मेमोरी में आएगा। इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, मुझे लगता है प्रोसीजरल मेमोरी आप लोगों को समझ आ गया होगा। वैसे तो सारी चीजें क्लियर है, एक तरह से आप लोग रिवाइज कर रहे हो, और अभी जो ये क्लास आप अटेंड कर रहे हो, बेसिकली आपका बैक ऑफ द माइंड ये चीज जरूर चल रही होगी कि ये जो प्रोसीजरल मेमोरी है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, तो इसका हम कैसे यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, या इसमें हम क्या नया कर सकते हैं। या जो एर्गोनॉमिक्स एक ब्रांच है, एर्गोनॉमिक्स आपको पता ही होगा कि जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां पर एक डिपार्टमेंट ही है एर्गोनॉमिक्स का। तो जो मशीन हम डेवलप करते हैं, उन मशीनों में कौन सी स्विच, कौन सी बटन हम कहाँ लगाए कि वो इतनी ह्यूमन फ्रेंडली हो कि वो उसका हाथ वहीं पर जाए, और बहुत ऑटोमेटिकली वो चीजें होने लगे ह्यूमन फ्रेंडली के कारण। तो मशीनों में भी जो ह्यूमन इमोशन है, या जो ह्यूमन ब्रेन है, वो कैसे लगता है, किस चीज के लिए हम ज्यादा फैमिलियर होते हैं, तो वो चीजें देख के ही लगाई जाती है। आपको पता ही होगा कि जो इंडिया में जो स्टीयरिंग है वो राइट साइड है, और विदेशों में जाइए तो जो स्टीयरिंग है वो लेफ्ट साइड है। तो क्या है कि हर जगह का जो सिस्टम है, सब इंजीनियरिंग एर्गोनॉमिक्स में बेसिकली ये जो प्रोसीजरल मेमोरी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ध्यान में रखकर ही मशीन्स को बनाया जाता है। तो इसलिए साइकोलॉजी केवल ये सीमित नहीं है कि साइकोलॉजी का हमने कंसेप्ट पढ़ा और खत्म हो गया। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस होती हैं जो आगे चल के आप देखोगे कि आपकी मेमोरी कहाँ कहाँ काम आ रही है, किन चीजों को हम किस रूप में, कौन से फॉर्म में याद रखते हैं, बच्चे किस तरह से मेमोरी पर रिएक्ट करते हैं, अडल्ट यूथ किस तरह से मेमोरी को रिएक्ट करता है, कौन से कलर्स होते हैं जिस पर कि उसका ध्यान जल्दी जाता है, कौन से कलर में हमें कहाँ रखना है, किस कलर के लिए कौन सा वर्ग है जो अट्रैक्टिव फील करता है। तो उसके अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट बनाए जाते हैं, बहुत सारे विज्ञापनों के पीछे भी हमारे मेमोरी का रोल होता है। Clustering. How are memories organized? Okay, clustering, organizing items into related groups during recall from long-term memory. देखिए क्लस्टर्स तो बनाए जाते हैं, जैसे कुछ क्लस्टर हमारे यहाँ अपने पीएचडी कोच का कुछ क्लस्टर है जो पीपीएम को दिया गया, या ह्यूमैनिटीज जब हम लिखते हैं, सोशल साइंसेस लिखते हैं, हम कॉमर्स लिखते हैं, साइंस लिखते हैं, तो ये सब क्लस्टर्स है कि इस क्लस्टर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ये चीजें होंगी। अगर हम साइंस ग्रुप की बात करें, आर्ट्स की बात करें, तो डेफिनेटली केवल एक वर्ड आपने बोला आर्ट्स, लेकिन आपको पता है कि ये सब्जेक्ट्स हैं, इसका क्लस्टर आर्ट्स के अंडर ही होगा। तो ये सारा जो मेमोराइजेशन है, वो कैटेगराइजेशन है, कैटेगराइजेशन भी जो बनता है वो भी कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी को अफेक्ट करती है, क्योंकि हमें पता है कि ये इसका ब्रॉडर टर्म है और इसके अंतर्गत हमें इस कैटेगरी की चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ब्रेन चलता है। तो क्लस्टर बना के भी चीजों को सीखते हैं। क्लस्टरिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सीमेंटिक नेटवर्क मॉडल, mental links between concept, common properties provided basis for mental links, shorter path between two concepts, stronger association in memory, activation of a concept start, decremented spread of activity to nearby concepts. Okay, next. ये देखिए बना हुआ है नेटवर्क, जिस नेटवर्क की हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो वो नेटवर्क एक बना हुआ है। तो ये आप केवल एक बार देख सकते हैं, बाकी आपकी बुक्स में ऑलरेडी ये सब चीजें मेंशन है। नेक्स्ट, व्हाई डू वी फॉरगेट, आपका सिलेबस में देख रही थी, तो उसमें ये तो था ही, मेमोरी का तो था ही, फॉरगेटिंग का भी आप लोगों को पढ़ना है। तो फॉरगेटिंग क्यों होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेमोरी पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि फॉरगेटिंग क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, या फॉरगेटिंग का कॉज क्या है, कौन सी चीजें होती हैं जो हमें जल्दी से भूल जाती हैं। फ्रॉइड का तो खैर आप लोगों ने पढ़ ही रखा है कि जो चीजें हम भूलना चाहते हैं जो बहुत ही पेनफुल होती हैं,
जिनको हम दोबारा अपने ना तो कॉन्शियस लेवल पे ना अनकॉन्शियस लेवल पे किसी लेवल पे हम उसे आने नहीं देना चाहते हैं, तो वो चीजें हम पूरी तरीके से भुला देते हैं। यानी कि जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं उनका रिलेशन भी फॉरगेटिंग से कहीं ना कहीं है, क्योंकि उन चीजों को हम बार बार रिपीट नहीं करना चाहते अपने लाइफ या अपने जहन या अपनी कॉन्शियसनेस किसी स्तर पर हम उसको नहीं लाते हैं, रिप्रेस करते हैं। एनीवे, सेंसरी मेमोरी, these senses momentarily register amazing detail. Short-term memory, a few items are both noticed and encoded. Long-term storage, some items are altered or lost. बात सही है, बहुत सारे आइटम तो हमारे एनकोडेड हो जाते हैं, याद हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमें भूल भी जाती हैं। So retrieval from long-term memory depending on interference, बहुत ज्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंटरफेरेंस। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, ऑल राइट, लेकिन अगर बीच बीच में आपको किसी न किसी काम के लिए मैं भेजती रहूं, या ये कर लीजिए या कुछ और कर लीजिए, किसी न किसी तरह से इंटरफेरेंस अगर मैं उत्पन्न करूं, क्रिएट करूं, तो डेफिनेटली जो आपने पहले या बाद में पढ़ा है वो सब जंबल होने लगेगा और आपको सब अच्छी तरह से मेमोराइज नहीं होगा। तो इंटरफेरेंस से रिलेटेड आपने प्रैक्टिकल भी अपने यूजी में किए होंगे कि आरआई क्या होता है, पीआई क्या होता है। ये आप लोगों ने रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन एंड प्रोएक्टिव इनहिबिशन, ये इनहिबिशंस जितने भी हैं ये एक तरह का इंटरफेरेंस ही है। रिट्रीवल क्यूज, मूड्स, मोटिव्स समटाइम्स गेट रिट्रीव्ड, सम डोंट। कुछ चीजें तो हमें याद आ जाती हैं, कुछ चीजें हम कितना भी चाहे नहीं याद आती, कुछ चीजें हमें तुरंत याद आती हैं। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, क्यों हम कुछ चीजें लंबे समय तक याद रखते हैं, क्यों हम कुछ चीजें तुरंत सुन के और तुरंत ही भूल जाते हैं। देखिए, किन चीजों से आपका जिनका मतलब बहुत होता है, जिन चीजों से आप रिलेट करते हैं अपने आप को, वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रखते हैं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां आपको ये पता है कि सेल्फ सिस्टम है, तो एक टोकन आपको दिखाई पड़ेगा और टोकन बता देते हैं वो लोग कि अभी आपका टोकन नंबर ये है, जब वो आए तो आप ले लीजिएगा। मान लीजिए वो 364 है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ये पता है कि जैसे ही आप वहां से अपना खाने का सामान लाते हैं, उसके तुरंत बाद में अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको वो नंबर्स याद नहीं रहते हैं। वो नंबर्स इसलिए नहीं याद रहते हैं क्योंकि अब आपको उससे कोई रिलेशन या कोई एसोसिएशन नहीं है। आपको केवल एक फॉर सर्टेन पीरियड के लिए, फॉर सर्टेन टाइम के लिए आपको वो नंबर याद रखना था। 1 घंटे बाद अगर कहते हैं कि आपका टोकन नंबर क्या था, तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोई ऐसा नंबर जैसे कि पेनी, आपका सबके पास एटीएम कार्ड्स होते हैं, तो कुछ समय के लिए आपने जो भी पिन सेट किया है, पिन नंबर, तो वो आप लोग याद रखते हो। ऐसा तो नहीं कि वो अभी अभी भूल गए, रोज ही भूल गए, रोज तो खैर ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे आप कॉन्शियसली उन नंबर्स को याद रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब भी ट्रांजैक्शंस की जरूरत होगी आपको वो चाहिए ही चाहिए होगा, तो वो चीज आप नहीं भूलेंगे। यानी फॉरगेटिंग का एक ये भी तरीका है कि जो चीज आपके मतलब की नहीं है, लंबे समय तक काम नहीं आने वाली है, वो चीजें आप भूल जाते हैं। और जो चीजें आपको एवरी मिनट, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आपको चाहिए ही चाहिए, वो चीजें आपको याद रहती है। कोई चीज रख के जो भूल जाते हैं उसका मतलब वो अभी आपको बहुत लंबे समय से आपको उसको काम ही नहीं पड़ा। आप देखिए ना, वो किताबें जो रोज आप पढ़ते हो वो तुरंत हैंडी होते, तुरंत शेल्फ में मिल जाती। वो किताबें जो पिछले 2 साल से आपने देखी नहीं है, वो आप पूरी बुक शेल्फ में देखते देखते थक जाते हैं, तब भी आपकी जो आईज का कांटेक्ट होता है, जो विजुअल कांटेक्ट होता है, वो उस किताब पर जाता ही नहीं, क्योंकि आपको वो उतना यूज में नहीं। यही कुछ फॉरगेटिंग की चीजें बताई हैं। नेक्स्ट, फॉरगेटिंग एज रिट्राइवल फेल्योर। फॉरगेटिंग एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी चीज को याद करने में असफल हो जाते हैं तो वो आपका फॉरगेटिंग है। Retrieval process of accessing stored information. Sometimes information is encoded into LTM, but we can't retrieve it. ऐसा हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वो नाम याद है, उस स्टूडेंट को बहुत लंबे समय तक एसोसिएशन में थे, लेकिन वो याद होने के बाद भी वो सामने है और हम उसका नाम नहीं याद कर पा रहे हैं, और हम उससे कहते हैं कि सॉरी हम आपका ये नाम भूल गए। तो ये चीजें क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत लंबे समय तक आपने उसको या तो यूज नहीं किया या फिर समहाउ आपने याद तो किया था, पर एट दैट वेरी पॉइंट यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट। समटाइम्स ऐसा भी होता है। सो एनकोडिंग, लॉन्ग टर्म मेमोरी, आप देखिए रिट्राइवल फेलियर। जब रिट्राइवल फेलियर हो जाता है तभी
भी आपकी फॉर्मेटिव होती है। एग्जाम में तो अक्सर ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि ये ऑप्शन तो मैंने कहीं पढ़ा था, देखा था, पर इस वक्त एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। जब आप 4 आपके मल्टीपल चॉइस होते हैं, रिकॉग्नाइज करना होता है, पर ये नहीं याद आता है कि ये वाला था या नहीं, मैंने पढ़ा था। तो ये सब चीजें आपकी मेटा कॉग्निशन और सारे कॉग्निशन एग्जाम में आप सब यूज करते हो। मेटा कॉग्निशन को तो बहुत ही यूज करते हो कि ये हमने यहाँ देखा था, बट एग्जैक्टली मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये इसका आंसर है या नहीं। तो ये मेमोरी भी एक तरह की कॉग्निटिव प्रोसेस है। नेक्स्ट, मेजर्स ऑफ रिट्राइवल, रिकॉल, क्यूड, रिकॉग्निशन, क्यूड रिकॉल मतलब सांकेतिक रूप से, रिकॉग्निशन एंड सीरियल पोजीशन इफेक्ट। ये सारे टर्म जो मैं बताना वाली हूँ वो सब आपको पता है, लेकिन ये सारे मेमोरी के रिट्राइवल के मेजर्स हैं। रिकॉल का मतलब हुआ टेस्ट ऑफ एलटीएम which involves retrieving memories without cues, also termed free recall। बहुत सारी चीजें आपको संकेत वंकेत नहीं चाहिए, आपको रिकॉल है। आपको पता है कि आपको पीपीएन कॉलेज के इस कमरे में आना है, तो इसके लिए क्या रोज आप संकेत ढूंढते हो? संकेत की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि नंबर 2 ऐसे आना है, इधर आना है, सारी चीजें आपको रिकॉल होती है। लेकिन बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जब आप जा रहे होते हो तो आपको क्यूज की जरूरत पड़ती है, आपको संकेत की आवश्यकता पड़ती है। टेस्ट ऑफ एलटीएम that involves remembering an item of information in response to a retrieval cue। आप कोई ना कोई चिन्ह, कोई ना कोई प्रतीक, कोई ना कोई आप ऐसा क्यू बनाते हो, संकेत बनाते हो, जिसके सहारे से आप रिकॉल कर लेते हो कि अब मुझे याद हो जाएगा कि यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था, और उसके बाद एक कुआं पड़ा था, और उसके बाद एक चौराहा था, वहां ये मूर्ति लगी थी, और उसके बाद जाकर के तुम्हारा घर था। तो ये जो चीजें हमने क्यू बनाया अपने लिए कि मंदिर था या ये था, तो ये सारे क्यूज इसलिए बनाए क्योंकि आप फाइनली उन चीजों तक पहुंचना चाहते थे और आपने उसको उसी तरीके से याद किया। एकदम से आपको याद नहीं था, आपका याद करने का तरीका ही वही था उस लोकेशन तक पहुंचने का। Recognition, test of failure that involves identifying correct information from a series of possible choices। डेफिनेटली आप लोग ने तो बहुत सारे मल्टीपल चॉइस के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के यहाँ पर बैठे हो, तो रिकॉग्निशन आप समझ रहे हैं कि रिकॉग्निशन क्या होता है? आइडेंटिफाइंग करेक्ट इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट आल्सो फ्रॉम अ सीरीज ऑफ पॉसिबल चॉइसेस। जो भी पॉसिबल चॉइसेस है उसमें से आपको करेक्ट आंसर को रिकॉग्नाइज करना है। सीरियल पोजीशन इफेक्ट, ये तो बिल्कुल डेफिनेट है कि टेंडेंसी टू रिमेंबर आइटम्स एट द बिगिनिंग, जो शुरुआत में होते हैं और जो एंड में होते हैं, वो हमें बहुत लंबे समय तक मेमोराइज रह जाते हैं इन कंपैरिजन टू मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर में जो बच्चे होते हैं, जब रजिस्टर में भी नाम लिखा होता है, या और भी अगर आप देखिए इन जनरल आप यूज करिए, कॉमन उसमें भी यूज करिए, सोसाइटी में भी यूज करिए, तो जो आपको शुरुआत में चीजें मिलती हो, जो लास्ट में मिलती है, वही हम लोग आइडेंटिफिकेशन पे बनाते हैं। रेलवे स्टेशन में कई बार आप जब जाएंगे और आपके कोई नोन पर्सन होंगे, आप उनसे फोन से पूछिए कि जो ट्रेन है खड़े कहाँ आया, तो वो या तो ये बताएंगे कि हम सबसे इंजन की तरफ है या बैक की तरफ है। तो वो आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स अच्छे होते हैं, क्योंकि बीच में तो बहुत सारा होता है, ये नहीं पता है कि कौन से डिब्बे के सामने कौन है। तो दैट मीन्स ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, कॉमन एग्जाम्पल। लेकिन सीरियल पोजीशन लर्निंग या सीरियल पोजीशन मेमोराइजेशन की बात करें, तो जो शुरू के नाम होते हैं किसी भी लिस्ट के और जो एंड के नाम होते हैं, उनका मेमोराइजेशन बेटर होता है in comparison to middle order list. Next. Encoding specificity. When conditions of retrieval are similar to conditions of encoding retrieval, is more likely to be successful, and you are more likely to remember things if the conditions under which you recall them are similar to the condition under which you learned them. तो ये आप खुद ही समझ सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी का ये है कि कंटेक्स्ट इफेक्ट, ये तो खैर डेफिनेटली होता ही है, कंटेक्स्ट का बहुत प्रभाव पड़ता है। एनवायरमेंटल क्यूज टू रिकॉल, आपको जब भी अभी एग्जामिनेशन में भी जब आप अपना पेपर लिखते हैं, तो किस कंटेक्स्ट में बैठ के आपने वो कॉन्सेप्ट को लर्न किया है, मेमोराइज किया है, कई बार आपको वो कॉन्टेक्स्ट याद रह जाता है। आप क्लासरूम में उस पर्टिकुलर थ्योरी पर मैम ने बताते समय या सर ने बताते समय कौन सी बात कही थी,
किस इनर स्टोरी से उसको रिलेट किया था, वो सब चीजें आपको याद रहती हैं। यानी कि जो कंटेक्स्ट है, ये इन्वायरमेंट है, वो भी बहुत मैटर करता है चीजों को याद रखने में। कंटेक्चुअल मेमोराइजेशन या कंटेक्स्ट भी अपना प्रभाव छोड़ता है मेमोरी के संदर्भ में। अगर हम बात करें स्टेट डिपेंडेंट ट्रैवल, फिजिकल इंटरनल फैक्टर्स, मूड कॉन्फ्लुएंस, फैक्टर्स रिलेटेड टू मूड और इमोशंस, ये सारी चीजें आप अगर देखें तो एनकोडिंग में आपकी सहायता करती हैं। किस स्टेट पे आपने चीजों को लर्न किया, आपका मूड क्या था, मूड फैक्टर रिलेटेड, और आपके उस समय इमोशंस क्या थे, ये सारी चीजें आपको या तो मदद करती हैं या मदद नहीं करती हैं। क्या करते हैं, एनकोडिंग। जब आप एनकोड कर रहे होते हो तो एनकोडिंग करते समय ये स्पेसिफाई होता है कि आप किन किन सिचुएशन में किस किस तरीके से आपने उस घटना को याद रखा, उस समय क्या चल रहा था, वो चीजें आपके मेमोरी में रहती हैं। जो मूड कॉन्ग्रेंस है वो हमारा स्टेट डिपेंडेंट ट्राइबल का ही एक पार्ट होगा। हाँ, एक्चुअली मैं चाहूंगी कि अभी हम डिस्कशन करेंगे, देन वी विल डिस्कस। यू कैन राइट इन योर रजिस्टर, वी विल डिस्कस, ओके, आफ्टर इन माय डिस्कशन सेशन, ओके। नेक्स्ट, flash bulb memories, record of very specific images or details about a vivid, rare and significant event. ये जो बहुत ही रेयर इवेंट होते हैं ना, कि ऐसा हो गया, मैं वहां गई थी, मैं एक एग्जीबिशन में थी और एग्जीबिशन में मुझे कॉल आया कि मेरी मदर को हार्ट अटैक हुआ। तो ये जो आपने ये चीज आपको याद आई जब भी आपने किसी से बताया कि अरे उस समय मैं यहाँ थी, तो एक ऐसी चीज जो आप अनएक्सपेक्टेड थी, पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड थी, और वो अचानक से किसी ने ब्रोक किया, वो इंफॉर्मेशन आपके पास आई, तो वो फ्लैशबल्ब मेमोरी के रूप में जब भी आप उसे रिट्रीव करेंगे तो वो घटना भी आपको याद आएगी कि उस समय आप कहाँ थी, या उस समय क्या हुआ था, या उस समय क्या चल रहा था। तो वो ज्यादातर जो ऐसी रेयर और जिसे कहा जाए आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो उस चीजों, उन चीजों के लिए, और बहुत ही क्लियर होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट जुड़ा होता है। फ्लैश बल्ब मेमोरी का बहुत महत्वपूर्ण इवेंट होता है। may seem very vivid and specific, but they are not more accurate than ordinary memories. Next, vivid तो होती है पर इतनी accurate नहीं होती है, क्योंकि उस समय हम इतना शॉक में चले जाते हैं कि नहीं समझ में आता कि मैंने उस समय क्या रिएक्ट करना है। Memory distortions. Memory can be distorted as people try to fit new information into existing schemes. Memory क्या होती है कि distorted भी हो जाती है, कभी कभी विकृत हो जाती है। Distorted form मतलब जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म में ना होकर के अपने अलग टूटे फूटे हुए रूप में है, तो distorted form में है to fit new information into existing schemas। हमारा जो पहले से ही एग्जिस्टिंग स्कीमास होते हैं, पहले से ही हम बहुत सारी चीजें के प्रारूप बना लेते हैं, और उसमें जब हम किसी चीज को फिट इन करने की कोशिश करते हैं तो वो जो मेमोरी होती है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आपके सामने आ जाती है। गिवन मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आफ्टर एन इवेंट causes subject to unknowingly distort their memories to incorporate the new misleading information। एक्चुअली आपके सामने कोई दंगा एकदम से आउटब्रेक हुआ या कहीं पर एक्सीडेंट हुआ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट में किस कार को कितनी चोट पहुंची, लेकिन हमारी सिंपैथी किसकी तरफ है, ये होता है इमोशंस कि हम उस लड़की के लिए कितना ज्यादा संवेदन है, या हम उस व्यक्ति के लिए कितने संवेदनशील हैं। उसके अकॉर्डिंग हम कभी कभी घटनाओं को मिसलीड इंफॉर्मेशन देते हैं कि उसने उसको कुचल दिया, फिर पब्लिक ने आ गई, फिर उसने उसको मार दिया, और एक्सीडेंट से कोई चोट नहीं लगी, हाथापाई से उसका सर टूटा। अब हम ये जो सारा स्टोरी बता रहे हैं, ये फिर लोगों ने, पीछे खड़े हुए लोगों ने पत्थर मार दिए तो उसका सर पत्थर से हुआ, एक्चुअली एक्सीडेंट से उसको कोई चोट नहीं लगी थी। तो ये जो हम मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये एक्चुअली में कोई कैमरा अगर रिकॉर्ड कर रहा तब तो एक्चुअल वहां का सारा चीज आएगा, अदरवाइज ये जो व्यक्ति होते हैं वो कभी कभी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देने की वजह से जो मेमोरी होती है वो एक्चुअल ना होके विकृत फॉर्म में, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, रियल नहीं है, उसमें बहुत सारी अनरियल चीजें इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। दैट इज दिस पार्ट।
ओके, लॉफ्टस एक्सपेरिमेंट एक्चुअली ये तो एक्सीडेंट और इसका दे रखा है, और सब्जेक्ट शोड वीडियो, ओके ओके, सम सब्जेक्ट्स ये आप देख सकते हैं, इसको बढ़ा दीजिए। ओके ओके, ठीक है, आई विटनेस टेस्टिमनी का हो सकता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको आगे आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड को। एनीवे